टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हुए उसकी विस्तृत व्याख्या करना, और दूसरा उस भाषा में कानून को लिखना और जो लोक भाषा में लिखना, उस देश के सामान्य मानवी को समझ आए उस रूप में लिखना, मूल कानून के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए लिखना। इसलिए कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए। कुछ देशों में ऐसा भी प्रावधान होता है कि कानून के निर्माण के समय ही ये तय कर दिया जाता है कि वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा। यानी एक तरह से कानून के निर्माण के समय ही उसकी उम्र, उसके एक्सपायरी डेट तय कर दी जाती है। कानून 5 साल के लिए है, एक कानून 10 साल के लिए है, तय कर लिया जाता है। जब वो तारीख आती है तो उस कानून की नई परिस्थितियों में फिर से समीक्षा होती है। भारत में भी हमें इसी भावना को लेकर आगे बढ़ना है। ईज ऑफ जस्टिस के लिए कानूनी व्यवस्था में स्थानीय भाषा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमारी न्यायपालिका के सामने भी इस विषय को लगातार उठाता रहा हूं। इस दिशा में देश कई बड़े प्रयास भी कर रहा है। किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करे, इसके लिए हमें लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी चाहिए होगा। और युवाओं के लिए मातृभाषा में एकेडमिक इकोसिस्टम भी बनाना होगा। लॉ से जुड़े कोर्सेज मातृभाषा में हो, हमारे कानून सहज सरल भाषा में लिखे जाएं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केसेस की डिजिटल लाइब्रेरी स्थानीय भाषा में हो, इसके लिए हमें काम करना होगा। इससे सामान्य मानवी में कानून को लेकर जानकारी भी बढ़ेगी और भारी भरकम कानूनी शब्दों का डर भी कम होगा। साथियों, जब न्याय व्यवस्था समाज के साथ साथ विस्तार लेती है, आधुनिकता को अंगीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें होती ही है, तो समाज में जो बदलाव आते हैं वो न्याय व्यवस्था में भी दिखते हैं। टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है, इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है। आज देश में ई कोर्ट्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्चुअल हियरिंग और वर्चुअल पेशी जैसी व्यवस्थाएं अब हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा बन रही है। इसके अलावा केस की ई फाइलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश में 5G के आने से इन व्यवस्थाओं में और भी तेजी आएगी और बहुत बड़े बदलाव इसके कारण अंतर्निहित है, होने ही वाले हैं। इसलिए हर एक राज्य को इसे ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्थाओं को अपडेट और अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हमारी लीगल एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार करना भी हमारी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, समर्थ राष्ट्र और समृद्ध समाज के लिए संवेदनशील न्याय व्यवस्था एक अनिवार्य शर्त होती है। इसलिए मैंने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त बैठक में अंडर ट्रायल्स का विषय उठाया था। मेरा आप सबसे आग्रह है कि केसों के स्पीडी ट्रायल के लिए राज्य सरकार द्वारा जो कुछ किया जा सकता है वो जरूर करें। विचाराधीन कैदियों को लेकर भी राज्य सरकारें पूरे मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम करें, ताकि हमारी न्याय व्यवस्था एक मानवीय आदर्श के साथ आगे बढ़े। साथियों, हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए संविधान ही सुप्रीम है। इसी संविधान की कोख से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों का ही जन्म हुआ है। सरकार हो,
संसद हो, हमारी अदालतें हो, ये तीनों एक तरह से एक ही मां, संविधान रूपी माता की संतान है। इसलिए कार्य भिन्न होने के बावजूद अगर हम संविधान की भावना को देखें तो वाद विवाद के लिए, एक दूसरे से होड़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक मां की संतान की तरह ही तीनों को मां भारती की सेवा करनी है। तीनों को मिलकर 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो मंथन होगा उससे देश के लिए लीगल रिफॉर्म्स का अमृत जरूर निकलेगा। आप सबसे मेरा आग्रह है कि समय निकाल करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उसका पूरे परिसर में जो विस्तार और विकास हुआ है उसको आप जरूर देखें। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए अब तैयार है। आपके पास जो भी जिम्मेवारी है उसको आप बखूबी निभाएं, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।